वेलकम बैक। एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल डिजिटल अगोरा पे। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आप सभी को सिलेबस के बारे में जानकारी दे दी थी, तो आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले सीक्वेंस एंड सीरीज, जैसे कि मैंने सभी को बताया था कि जो पहला चैप्टर रहेगा सीक्वेंस एंड सीरीज का जो रहेगा चैप्टर रहेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज का पहला चैप्टर। देखिए भाई, सीक्वेंस एंड सीरीज, तो सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि बहुत सारे बच्चों को यही डाउट रहता है कि सर सीक्वेंस में और सीरीज में डिफरेंस क्या है। अगर बात करें हम सीक्वेंस की, अगर बात करें सीक्वेंस की, तो सीक्वेंस क्या है हमारे पास, A1 कोमा A2 कोमा A3 कोमा A4 अप टू सो ऑन। और अगर बात करें सीरीज की, तो वो है हमारे पास A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। यानी कि आप क्लियरली इसमें डिफरेंस देख पा रहे हैं कि सीक्वेंस और सीरीज में क्या है, सिर्फ एक मात्र कोमे का। अगर कोई भी हमारे पास सीरीज कोमे के अंदर लिखी हुई है तो उसको हम बोलेंगे सीक्वेंस, और अगर वही टर्म हमारे पास एडिशन में लिखी हुई है तो उस टर्म को हम बोलेंगे अपना सीरीज। ठीक है। अब सीक्वेंस और सीरीज के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज है और वो है हमारी डोमेन और रेंज। सबसे पहले बात करें हम अपनी डोमेन की, ये लिखते हैं हम अपनी डोमेन, और यहां पर लिखेंगे हम अपनी रेंज। देखते हैं डोमेन और रेंज का इसके अंदर क्या रोल है। देखिए भाई, डोमेन, डोमेन हम कह सकते हैं यहां पर हमारा नेचुरल नंबर। अभी मैं क्लियर करता हूं कि नेचुरल नंबर, और रेंज हमारे पास है रियल नंबर। कि ये नेचुरल नंबर और मैंने जो रियल नंबर लिखा है क्या लिखा है, एग्जाम्पल के तौर पर इसको आगे समझते हैं तो समझ में आएगा। नेचुरल और रियल 1 मिनट लगेगी मात्र, पूरा का पूरा डोमेन रेंज क्लियर कर देंगे सीक्वेंस सीरीज के अंदर। देखिए, जैसा कि हम एक एग्जाम्पल उठाएंगे यहाँ पर, कोई भी ए एन इक्वल्स टू एन प्लस टू, और ए एन इक्वल्स टू एन माइनस टू। अब समझते हैं। देखिए डोमेन और रेंज मैंने वहां पर क्या लिखा है कि जो डोमेन हमारा नेचुरल नंबर है और रेंज हमारा रियल नंबर है। जब हम डोमेन की बात कर रहे हैं, यानी अगर मैं कोई भी सीरीज या सीक्वेंस लिखना चाहूं, मैं कहां से स्टार्ट करूंगा? मैं कहूंगा ये हमारी पहली टर्म है, ये हमारी दूसरी टर्म है, तीसरी टर्म है, चौथी टर्म है, पांचवी टर्म है। किसी भी चीज को इसी तरीके से नॉर्मली रिप्रेजेंट किया जाएगा। लेकिन ये जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ए एन इक्वल्स टू एन प्लस टू। अगर मैं यहाँ पर एन को 1 रखता हूं तो फर्स्ट टर्म आएगी A1, यानी मेरी फर्स्ट टर्म आ गई। फर्स्ट टर्म यानी 1 प्लस 2, मेरा आंसर कितना आ गया 3। अगर मैं यहाँ पर A1 रखता हूं इस वाले एग्जांपल के अंदर, तो मेरा A1 आ गया 3। अगर मैं यहाँ पर 2 पुट करता हूं तो मेरा आंसर आ गया 4। अगर मैं A3 पुट करता हूं तो मेरा आंसर आ गया 3 प्लस 2 5। अगर मैं 4 पुट करता हूं तो मेरा आंसर आ गया भाई 6। यानी मैंने डोमेन जो है, मैं डोमेन वो होती है जो हम किसी नंबर में पुट करते हैं, और रेंज वो होती है जो हमारा रिजल्ट निकल के आता है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर रिजल्ट भी हमारा तो नेचुरल नंबर में निकल के आ रहा है। चलो हमने मान ली बात, अब भाई डोमेन हम 1 पुट कर रहे हैं, 2 पुट कर रहे हैं, कोई नेचुरल नंबर पुट कर रहे हैं, लेकिन सर हमारा तो रेंज भी 3 4 5 6 निकल के आया, ये भी तो नेचुरल नंबर है। चलिए अब अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब करते हैं बात अगले एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर बात करें A1, अगर हम बात करें फर्स्ट टर्म की, जैसे ही मैं पुट करूंगा 1 माइनस 2 आ गया, देखिए -1। अगर मैं पुट कर रहा हूं A2 तो मेरा रिजल्ट कितना आ रहा है 2 माइनस 2 यानी 0। अगर मैं पुट कर रहा हूं A3 तो मेरा रिजल्ट कितना आ रहा है भाई, तो ये आ रहा है हमारे पास 1। अब समझ में आ रही होगी भाई, देखो अब यहां पर नेगेटिव में भी नंबर जा रहा है। बाय चांस ऐसा अगर हो जाए हमारे पास, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल यहां पर उठाता हूं, an इक्वल्स टू n बाय 3। अगर सिंपल सी बात है, डोमेन तो मैं वही पुट करूंगा 1 2 3 4, लेकिन अब जो मेरी रेंज आएगी, अब देखो फ्रैक्शन में आएगी। अगर मैं 1 पुट करता हूं तो 1/3, अगर मैं n की जगह 2 पुट करता हूं तो 2/3। तो मैंने इसीलिए इस कॉन्सेप्ट के अंदर मैंने यहां पर लिखा है अपना डोमेन जो है नेचुरल नंबर और रेंज जो है रियल नंबर। यानी डोमेन तो मुझे नेचुरल नंबर ही पुट करना पड़ेगा, 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, और रेंज जो है, रेंज यानी मेरा जो आंसर आएगा, वो जो टर्म आएगी निकल के फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, वो कुछ भी आ सकती है। ठीक है, तो ये है सीक्वेंस और सीरीज का एक छोटा सा डिफरेंस। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं।
अपने थर्ड पेज पर चलते हैं और थर्ड पेज पर अब समझते हैं कि हमारी एपी क्या है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर 3 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आएंगे, जैसा मैंने बताया भी था, एपी, जीपी और एचपी। सबसे पहले तो समझते हैं भाई आज एपी के बारे में। और भाई हाँ, देख क्या रहे हो, एक बार जल्दी से लाइक कर दो, और जिस बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है, ताकि मेरा भी हौसला बुलंद रहे और इसी तरीके से मैं सभी बच्चों के लिए जो वर्क है वो करता हूं। देखिए एपी के बारे में सबसे पहले एपी के बारे में समझेंगे। जब हम कोई भी सीक्वेंस लिख रहे हैं, A1 कोमा A2 कोमा A3, इस तरीके से हम कोई भी सीरीज लिख रहे हैं, तो एपी के अंदर एपी एक ऐसी टर्म है जिसको हम बचपन से पढ़ते तो आए हैं लेकिन हमें पता नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पर टेबल, हम अगर यहाँ पर 2 का टेबल लिखें, 2 4 6 8, ये मैंने टेबल लिख दिया। एक कोई 3 का टेबल लिख लो, 4 का टेबल लिख लो, कोई काउंटिंग लिख लो। तो ऐसी टर्म, एपी का मतलब क्या होता है, ऐसी सीरीज जिसका कॉमन डिफरेंस क्या हो, कॉमन डिफरेंस आर इक्वल, जिसका कॉमन डिफरेंस कैसा हो, इक्वल हो, जिसका कॉमन डिफरेंस इक्वल हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। बिल्कुल एक देसी नेचुरल भाषा में कह सकते हैं भाई एपी ऐसी सीक्वेंस, ऐसी सीरीज, कुछ भी लिख दो, बस उसका डिफरेंस क्या हो, सेम हो। चाहे डिफरेंस मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूँ 2 2 2 2, कई बच्चे सोचेंगे क्या सर एपी है, हाँ भाई बिल्कुल एपी है, डिफरेंस जीरो है, सभी के बीच में जीरो है तो एपी है। अब इसको नेगेटिव में भी लिख सकते हैं, मान लीजिए -2 -4 -6 -8, इस तरीके से अगर हम लिख रहे हैं। अब देखो नेगेटिव के अंदर -2 का डिफरेंस जा रहा है, सिंपल सी बात है, तो हमारे पास ये भी क्या रही, एपी। अब इसके अंदर डिफरेंस कैसा है, -2 का। ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंस जो है, एक कोई भी सीक्वेंस जो है नेगेटिव टू पॉजिटिव आ जाए, जैसे -6 कोमा -3 कोमा 0 कोमा 3 कोमा 6। देख लो भाई डिफरेंस जो है वो +3 का चल रहा है। यानी कोई भी सीरीज लिखो भाई, बस डिफरेंस जो है वो कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। उसको क्या बोल सकते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि एपी। चलिए आई होप कि सीक्वेंस सीरीज और एपी का जो एपी के बारे में डेफिनेशंस हैं, डिटेल है, वो क्लियर हो गई होगी। मैं अब आगे चल रहा हूँ, समझाता हूँ कि एपी की जनरल टर्म क्या होती है। चलिए एपी की जनरल टर्म के ऊपर चलेंगे। एपी की जनरल टर्म, अब हमने सीरीज लिखी 2 4 6 8, इस तरीके से जब हम सीरीज लिखते जा रहे हैं, देखिए 3 6 9 12, कोई भी सीरीज लिखे। अब मान लीजिए फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, कोई हमसे कहे बताओ भाई इसकी 50वीं टर्म क्या होगी, 60वीं टर्म क्या होगी, 70वीं टर्म क्या होगी। डायरेक्ट हम उस चीज को कैसे निकाल सकते हैं, देखो हमने देखा जब इस टर्म से हम इस टर्म पे गए तो हमने क्या किया, +3। जब हम इस टर्म से इस टर्म पे गए हमने क्या किया, +3। जब हम इस टर्म से इस टर्म पे गए हमने क्या किया, +3। यानी हमने सेकंड टर्म के लिए, फर्स्ट टर्म तो कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट टर्म ही, कोई दिक्कत नहीं। बात करें सेकंड टर्म की, सेकंड टर्म के लिए मैंने क्या किया, फर्स्ट टर्म में इस 3 को एक बार जोड़ दिया, यानी इस डिफरेंस को मैंने एक बार ऐड कर दिया। अगर मैं बात करूं थर्ड टर्म की, तो मैंने इस डिफरेंस को कितनी बार जोड़ा है, एक बार, दो बार, मेरी थर्ड टर्म आ गई, यानी मैं +3 को दो बार किया, यानी हम कह सकते हैं 2D। इसी तरीके से अगर हम इसको फोर्थ टर्म निकाल लें तो हम कह सकते हैं A+3D, यानी फोर्थ टर्म के लिए मुझे डी कितनी बार जोड़ना पड़ेगा, 3 बार जोड़ना पड़ेगा। अप टू सो ऑन। अगर इसी तरीके से मैं कहूं भाई मुझे अपनी nth टर्म निकालनी है, यानी लास्ट टर्म निकालनी है, तो मुझे n को कितनी बार जोड़ना पड़ेगा, n-1D। ये हमारे पास आ गई nth टर्म, और इसी को बोलते हैं भाई हम जनरल टर्म ऑफ एपी, जनरल टर्म ऑफ एपी। क्लियर है, आई होप कि भाई ये क्लियर हो रहा हो। मैंने बताया था कि चाहे 11 12th का बच्चा हो, चाहे जेई की तैयारी करो, बिल्कुल जीरो टू हीरो उस बच्चे को मैं मैथ में बना दूंगा, चाहे कोई भी चैप्टर हो। मैंने कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना भाई। मैं ये यहाँ पे नहीं करने आया कि भाई 11 12th चलिए तुमने कर रखी है, मैं तुम्हें आगे का एडवांस सिखाता हूँ। मैंने कहा कि मैं तुम्हें जीरो से उठा के ले जाऊंगा भाई, और लास्ट तक A to Z, यानी 10th क्लास 11th क्लास 12th क्लास, टोटली डाटा ऐसा मजबूत हो जाए कि जेई मेंस हमारे आगे कुछ ना रहे भाई।
ठीक है, तो ये है हमारे पास एपी का कॉन्सेप्ट जिसमें हम एन टर्म को समझ सकते हैं। अब देखिए हमारे पास 4 टर्म निकल के आई है। मैं नेक्स्ट एक बारी स्लाइड इसको ले लेता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे एन। एन हमारे पास क्या है, एन हमने एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, चलिए अब हमारे पास 4 टर्म है। ए फर्स्ट टर्म जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, जिसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। उसके बाद डी जिसको बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। ए यानी फर्स्ट टर्म, जो भी हमारे पास एपी लिखी होगी उसकी सबसे पहली टर्म कहलाएगी ए। जो उनके बीच में कॉमन जो उनके बीच में डिफरेंस होगा, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 10 हो, कोई भी हो सकता है, वो हमारा कहलाएगा कॉमन डिफरेंस। इसके बाद एन, एन इस ये है टोटल नंबर ऑफ टर्म कि एपी के अंदर कितनी टर्म्स हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, और एन, एन भी बोल सकते हैं, और इसको हम कह सकते हैं एल जिसको हम कहते हैं लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे जब ए की बात कर रहे हैं तो भाई ए हमारा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ए फर्स्ट टर्म हमारी पॉइंटों में भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, फ्रैक्शन में आ जाए, इरेशनल नंबर आ जाए, कुछ नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई घबराने की जरूरत नहीं। उसके बाद बात करें डी की, रियल नंबर डी भी हमारा नेगेटिव में, पॉइंटों में, किसी भी तरीके से आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो एन की अगर बात करेंगे ना तो वो हमारा कैसा रहेगा, नेचुरल नंबर। क्योंकि टर्म की जब भी बात होगी, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, कभी भी ये नहीं कहेंगे कि भाई 3.5 टर्म निकल गई, माइनस में 4 टर्म निकल गई। एन जो रहेगा यहाँ पे, जो टोटल नंबर ऑफ टर्म है, वही ऐसा कहेंगे 20 टर्म है इस एपी में, 10 टर्म है, 15 टर्म है। और ए एन की अगर बात करें तो वो भी हमारा कैसा रहेगा, वो भी हमारा रहेगा रियल नंबर। यानी हमने देखा हमारा ए, डी और ए एन कुछ भी आ सकता है, सिवाय एन के। एन क्या रहेगा हमारा, नेचुरल नंबर रहेगा। चलिए इसके बारे में आगे समझते हैं हम अपने एस एन के बारे में कि एस एन हमारा क्या है। अब हमने ए एन के बारे में समझ लिया कि हम अगर हमें टर्म्स निकालनी हो, यहाँ से हम कोई भी चीज निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास ये फॉर्मूला है, एपी के अंदर दो ही फॉर्मूले चलते हैं, या तो सम ऑफ एपी का या फिर जनरल टर्म ऑफ एपी का। और इन्हीं दो फॉर्मूलों के बेस पे अगर ये दो फॉर्मूले आपके हाथ के पक्के हैं तो भाई मैं कह रहा हूँ आप एपी में मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व आउट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद में बात करेंगे अपने सम ऑफ एपी के बारे में। सम ऑफ एपी, सम ऑफ एपी, एस एन जिसको डिनोट किया जाता है एस एन से। एस एन इक्वल्स टू, इसके दोनों फॉर्मूले पे तो बताता हूँ, एन बाई टू ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू में टी। या फिर इसको हम लिख सकते हैं एस एन इक्वल्स टू, एस एन इक्वल्स टू, एक मिनट, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस ए एन। ठीक है, शायद आपकी बुक में कहीं पर ए एन को एल भी लिखा हो, ए एन की जगह टी एन भी लिखा हो सकता है, तो वहां पे घबराना नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए एन लिख लो, एल लिख लो, ए एन स्टैंड फॉर लास्ट टर्म, एल स्टैंड फॉर लास्ट टर्म, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा चेंज नहीं होता। ए के बारे में आप जानते हैं, यहाँ पर ए आया है फर्स्ट टर्म है, एन आया है टोटल टर्म है, डी है कॉमन डिफरेंस, एन टोटल नंबर ऑफ टर्म, एस एन क्या है, यानी उस एपी का टोटल जो है कितना आ रहा है, ये हमें निकाल सकते हैं बाय इस फॉर्मूला। और ये सिर्फ मैं भाई इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ, बेसिक फॉर्मूले बता रहा हूँ, हर चीज बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में आपको इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेस पर 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, जितने मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं एक वीडियो के अंदर करवा पाऊंगा उतने जरूर कवर कराऊंगा भाई। ठीक है, कोई भी आपका डाउट है किसी भी कॉन्सेप्ट में आप कमेंट में डाल सकते हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में जरूर सोल्व किया जाएगा। चलिए, तो अगला जो हमारे पास टॉपिक है उसके बारे में बात समझते हैं। देखिए उसके बाद है हमारे पास सुपोजिशन ऑफ एपी। सुपोजिशन ऑफ एपी का मतलब क्या होता है, सुपोजिशन ऑफ एपी, सुपोजिशन, सुपोजिशन, एक मिनट, SITION, सुपोजिशन
ऑफ एपी। कई बार क्या होता है मैथमेटिक्स के अंदर, जब आप, क्योंकि मैंने बताया था स्टार्टिंग से ये यहाँ तक अगर आप इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे 10th क्लास के लिए 11th क्लास के लिए सफिशिएंट है, लेकिन इसके आगे जो अब पढ़ना इंट्रोडक्शन आएगा वो थोड़ा सा धीरे धीरे हैवी अच्छे लेवल का होता चला जाएगा। सुपोजिशन ऑफ एपी में हम क्या चीज पढ़ेंगे, मान लीजिए अपने को कई बार क्या करना पड़ेगा, एपी को लेट करना पड़ेगा, 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म एपी को लेट करना पड़ेगा। ध्यान रखेंगे जब n इक्वल्स टू 3 यानी एपी को अगर हमें 3 टर्म को कहीं लेट करना पड़ जाए तो हम उसको किस कैटेगरी में लेट करेंगे, a माइनस डी कोमा ए और a प्लस डी। अगर अपने को कहीं 4 एपी जो हैं 4 एपी की टर्म को कंसीडर करना पड़ जाए, a माइनस 3d कोमा a माइनस डी कोमा a प्लस डी कोमा a प्लस 3d, ठीक है, इस तरीके से आप कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद अगर कहीं 5 टर्म आपको कंसीडर करनी पड़ जाए, a माइनस 2d a माइनस डी a प्लस डी कोमा a प्लस 2d। अगर कभी भी अब अपने को एपी की टर्म्स जो है कंसीडर करनी पड़े, 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म जब भी अपने को कंसीडर करनी पड़ सकते हैं, तो आप इनमें से एक फॉर्मेट देख लीजिए कि 3 टर्म लेट करनी पड़ रही है, 4 टर्म लेट करनी पड़ रही है या 5 टर्म लेट करनी पड़ रही है। इसका इनका यूज भी बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन है इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, लगभग एपी के 100 प्लस क्वेश्चन मैं 11 12 और जेई मेंस के हिसाब से लगभग 100 से 125 क्वेश्चन जो है इस चैप्टर के अंदर करवाने वाला हूं। जो बच्चा जेई मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहा है तो भाई वो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए, मैथमेटिक्स के अंदर टोटली आपको ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा जो आपको ना आता हो एग्जाम के अंदर, ठीक है। देखिए इसके बाद में बात करते हैं अपने एएम की, यानी अर्थमेटिक मीन की। अगला जो टॉपिक हमारे पास आता है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, चलिए अर्थमेटिक मीन के अंदर अगर जनरली बात करें तो हमने क्या किया, हमने 2 टर्म ली एपी की, ए और बी। अब यहां पर ए जो रहेगा वो हमारी फर्स्ट टर्म रहेगी, फर्स्ट टर्म, और बी जो हमारी रहेगी यहां पर वो रहेगी लास्ट टर्म। अब डिपेंड करता है कि अर्थमेटिक मीन में इन दो नंबरों के बीच में कितनी टर्म्स आ रही है, 1 टर्म आ रही है, 2 टर्म आ रही है, 3 टर्म आ रही है, 4 टर्म आ रही है, कितनी भी आ सकती है। अब मान लीजिए यहां पर जो है हमारे पास एक टर्म आई A1, ठीक है। सबसे पहले तो एक टर्म के बेस पर ही जो अर्थमेटिक का फॉर्मूला बनता है वो बनता है a इक्वल्स टू a प्लस बी बाई 2, ठीक है। इसको मैं सोल्व करके भी दिखा देता हूं कि ये अर्थमेटिक का फॉर्मूला जो है हमारे पास किस तरीके से बनता है। देखिए मैंने कहा अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन भाई एपी से ही आता है, और अगर ये एपी से आता है तो हम कह सकते हैं कि a2 माइनस a1, भाई इन दोनों का डिफरेंस यानी कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस सेकंड और थर्ड टर्म के डिफरेंस के इक्वल होगा। यानी मैं कह सकता हूं अगर मैं डिफरेंस निकालता हूं तो कैपिटल A माइनस A, ये a2 माइनस a1, एक बार वो डिफरेंस निकाल लो, a3 माइनस a2 b माइनस a, मैंने दोनों डिफरेंस निकाल दिए। इन दोनों का डिफरेंस a2 माइनस a1, d निकालने का बहुत आसान तरीका है, ये कभी मत करना कि भाई फर्स्ट टर्म में सेकंड टर्म माइनस कर दी, हमेशा बैक टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करना। d कभी भी निकालना हो a2 में से a1 कर लो, a3 में से a2 कर लो, a4 में से a3 कर लो, a5 में से a4 कर लो, इस तरीके से आप d निकाल सकते हैं। अब देखिए दोनों ही डिफरेंस है, दोनों ही एपी के डिफरेंस है, यानी a माइनस a इक्वल्स टू b माइनस a। ये माइनस का कैपिटल ए जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस कैपिटल A, और ये माइनस का स्मॉल a जब उधर जाएगा तो a प्लस b, तो ये हो गया 2a, 2 कैपिटल A इक्वल्स टू a प्लस b, यानी कैपिटल A जो हमारे पास निकल के आएगा a प्लस b बाय में 2। इस तरीके से देखिए अर्थमेटिक मीन को सोल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद में हम आगे समझेंगे अपनी कि प्रॉपर्टीज एपी की क्या होती है, प्रॉपर्टी और इंसर्शन, यानी अर्थमेटिक मीन में ही एक टॉपिक आता है
जैसे हमने एपी में पढ़ा कि सुपोजिशन ऑफ एपी, इसी तरीके से इंसर्शन ऑफ एपी। अगर एपी के अंदर 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म, यानी इन दो ए और बी के बीच में 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म आए, तो उनको डायरेक्ट हम कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं आगे समझते हैं। देखिए अगले पेज पे ध्यान से समझेंगे, और भाई अपने दोस्तों में शेयर कर दो इस वीडियो को, मेरी भी मेहनत कामयाब हो जाए और सब बच्चे सीख जाएं, मुझे मात्र इतना चाहिए भाई। चलिए इसके बाद में बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एपी की। प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। एपी की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? एपी की सिंपल सी दो प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी एपी की क्या है कि अगर आप क्या करते हैं, हमने कोई भी एपी लिखी A1 A2 A3, चलिए मैं एग्जांपल उठा लेता हूं, जैसे 2 5 8 11, हमने इस तरीके से क्या किया, एपी लिखी। एपी का सिंपल फॉर्मेट, पहली प्रॉपर्टी क्या कहते हैं कि आप हर टर्म के अंदर इक्वल ऐड और इक्वल सब्ट्रैक्ट करें तो आपका जो रिजल्टेंट आएगा वो एपी ही आएगा। अगर आप पूरी सीरीज में कोई भी नंबर ऐड कर दो, हर टर्म के अंदर ऐड कर दो, 2 ऐड करना है, 3 ऐड करना है, 4 ऐड करना है, आपका जो रिजल्टेंट आएगा वो एपी आएगा। माइनस कर लो, सब्ट्रैक्ट करो, माइनस करो, कुछ भी करो, आपका जो रिजल्टेंट निकल के आएगा वो एपी ही आएगा। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप एपी के अंदर कुछ भी मल्टीप्लाई कीजिए और डिवाइड कीजिए, मल्टीप्लाई कर लो भाई या डिवाइड कर लो, रिजल्टेंट हमेशा क्या रहेगा, एपी ही रहेगा। बस कंडीशन मल्टीप्लाई और डिवीजन के केस में क्या है कि वो जो आप कोई भी कांस्टेंट नंबर डिवाइड करो, मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे, वो नॉन जीरो होना चाहिए, यानी जीरो नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप जीरो से किसी नंबर को डिविजिबिलिटी कर रहे हो और फिर कह रहे हो सर एपी नहीं निकल के आ रही, भाई अगर किसी नंबर को डिविजिबल बाय जीरो करोगे तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। कभी कहो सर ये कॉन्सेप्ट हमारा गलत हो गया, एडिशन के अंदर जीरो कर लो कोई दिक्कत नहीं, एडिशन में सब्ट्रैक्शन में जीरो को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में तो पड़ता है ना भाई। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे अपनी प्रॉपर्टीज ऑफ एपी में। इसके बाद में बात करेंगे इंसर्शन ऑफ एपी कि इंसर्शन की अगर हमारे पास इन दो नंबरों के बीच में इंसर्शन ऑफ एपी की अगर बात करें, इंसर्शन ऑफ एपी कि अगर एपी के अंदर हमारे पास जैसे ए और बी के अंदर मान लीजिए हमारे पास कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3 अप टू सोन, इस तरीके से हमारे पास एन टर्म्स आ जाए तो हम किस तरीके से इसको सोल्व आउट करेंगे। पहले तो यही देख लो कि भाई तुमने ए से लेके एन टर्म तो यही लिख दी, एक टर्म हमारे पास ए रही, ये रही, और एक टर्म हमारे पास ये रही, और ये कितनी टर्म है हमारे पास, एन टर्म्स ये हैं। पहले तो यही देख लो कि जो टोटल टर्म्स बन गई यहाँ पर, जो टोटल टर्म बन गई, टोटल टर्म वो बन गई n प्लस टू, n प्लस टू टर्म बन गए भाई यहाँ पे। अब यहाँ पे इस एपी के अंदर n टर्म नहीं है, एपी के अंदर है n प्लस टू टर्म्स। यहाँ पर जो काम आएगा आपके, देखिए ये जो पोर्शन अब चल पड़ा है, ये इंसर्शन ऑफ एपी, ये मैं बोल रहा हूँ 11 12 का नहीं, 11 12 से स्टार्ट किया और जेई पे जाके रुकेंगे ताकि सारा का सारा पोर्शन जो है कवर हो सके। देखिए टोटल टर्म यहाँ पे बन गई n प्लस टू। अगर यहाँ पर अपने को अगर डायरेक्ट डी निकालना है तो किस तरीके से निकाल सकते हैं, b माइनस ए बाय में n प्लस वन, इस तरीके से यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, डी निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डी निकाल सकते हैं। अब सिंपल फॉर्मेट है, ये वही फॉर्मेट है जो डी निकालने का पहले प्रोसीजर था, डी निकालने का अभी प्रोसीजर है। अगर इसको सोल्व आउट करेंगे, अगर भाई मैं करके भी दिखाऊं, तुम चाहो कि सर डी को सोल्व, इस डी को सोल्व करके दिखाइए इंसर्शन ऑफ एपी के अंदर, तो मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं अगली वीडियो के अंदर इंसर्शन ऑफ एपी में इस डी को सोल्व करके दिखाऊंगा कि बी माइनस ए बाई में एन प्लस वन किस तरीके से आता है, जरूर सोल्व करके दिखाऊंगा। एक बार मुझे कमेंट में जरूर लिखिए, और भाई अगर समझ में आ रहा है तो भाई यस सर, और थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि मेरा हौसला जो है बहुत बढ़िया बनता रहे। अच्छे लेवल का सिखा रहा हूँ और अच्छे लेवल से सीखिए और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए मुझे। चलिए इसके आगे चलते हैं। इंसर्शन ऑफ एपी के बाद अगर हमें यहाँ पर निकालना पड़े कैपिटल A1, अगर कैपिटल A1 निकालना पड़ रहा है तो कैपिटल A1 देखो डी है, एपी के अंदर क्या बताया था, किसी भी टर्म को निकालना हो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी,
ए प्लस, अगर मैंने क्या बताया था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, ठीक है, मैंने ये बताया था। अब a1 अगर अपने को निकालना है, a1 एक तरीके से देखा जाए तो भाई कौन सी टर्म है, a1 कौन सी टर्म है, सेकंड टर्म है। फर्स्ट टर्म ये रही, फर्स्ट टर्म ये रही, सेकंड टर्म ये रही, एक तरीके से, यानी अगर सेकंड टर्म है तो a प्लस डी लगेगा, a प्लस डी लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि सेकंड टर्म और थर्ड टर्म के अंदर a प्लस टू डी, फोर्थ टर्म के अंदर a प्लस थ्री डी, फिफ्थ टर्म के अंदर a प्लस फोर डी। अगर a प्लस डी लगेगा तो a हमारे पास क्या है, a है हमारे पास स्मॉल a, और डी हमारे पास क्या है, डी मैंने इंसर्शन ऑफ एपी के अंदर निकाल के दिखाया, बी माइनस ए बाय में एन प्लस वन। इस तरीके से हम अर्थमेटिक मीन की, तुमसे पूछा जा सकता है भाई, ध्यान रखना कि अर्थमेटिक मीन की इंसर्शन ऑफ एपी के अंदर फोर्थ टर्म निकालिए, फिफ्थ टर्म निकालिए, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले के जरिए जो है अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं बहुत इजीली तरीके से। तो भाई यहाँ पे हमारा जो लेक्चर है आज का खत्म होता है। अगर इसमें कोई भी डाउट रहता है, मैं भी अगर डाउट थोड़ा सा आ सकता है कि सर इस डी को किस तरीके से हमने किया, कैसे निकालना है, वो आप कमेंट में बोलेंगे, तो मैं इसको अगली वीडियो में जरूर सोल्व करके दिखाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं भाई एपी के क्वेश्चंस के साथ। उसके बाद जैसे ही एपी के क्वेश्चंस खत्म होंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया जाएगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बाद, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भाई बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, बहुत ऐसे ऐसे रिजल्ट हैं कि आप देखोगे तो हैरान रहोगे कि यार ऐसे रिजल्ट भी हो सकते हैं क्या। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स भी हैं, वो भी हम यहाँ पे सीखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। भाई थोड़ा सा कोऑपरेट, थोड़ा सा शेयर जरूर कीजिए, ताकि मेरा हौसला, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ताकि हौसला बना रहे और सभी बच्चों के लिए वीडियोस जो है मैं लाता रहूँ। चलिए आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।